कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो संविधान के सबसे बाद में बनाया गया था, यानी संविधान बनने के बाद प्रियम्बल बनाया गया, लेकिन प्रियम्बल के सबसे स्टार्टिंग में उसको रखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संविधान का समरी है। तो भारतीय संविधान के समरी के जो प्रियम्बल को हम देख रहे हैं, इसमें प्रियम्बल का कुछ वर्ड हैं, उन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे सेकुलर या सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस तरीके से इंगित है, किस तरीके से इंडिकेट होता है, किस तरीके से उसका इंसर्शन किया गया है। तो अगर हम देखें भारतीय संविधान में जो कीवर्ड रखे गए हैं, उनमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये शब्द रखे गए हैं, जिनमें देखा जाए तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है हर साल, तो कोई भी एग्जामिनेशन जब होता है तो इसमें किया जाता है, एग्जामिनर एक वर्ड को उठा करके वहाँ पर रख देते हैं, अब पूछ लेते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसा कि यूपीएससी ने डेमोक्रेटिक वर्ड पर क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, लिबर्टी पर पूछा है और इक्वलिटी पर क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका मतलब है कि यूपीएससी कभी भी सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी, इन शब्दों पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर यूपीएससी ने एक स्टेट शब्द जो कि आर्टिकल 13 होता है, स्टेट का क्या मतलब है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। यानी यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछने का उसका जो है तरीका ही कुछ अलग है। हम देखते हैं यहाँ पर कि सेकुलर वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका क्या मतलब है। अगर हम बात करें जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेकुलर वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उसमें दिए गए हैं। यानी हम बात करें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा नहीं गया था, उसमें कोई उसका मेंशन नहीं था। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष इस तरीके का कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बट हम देखते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, उसमें सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये एक्ट इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया भारतीय संविधान में कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये 42nd अमेंडमेंट वाज इट इंडियाज और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत का संविधान है या इंदिरा गांधी का संविधान है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ही उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, उसका हेड फर्स्ट एमंग इक्वल के रूप में प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। इस तरीके से वहाँ पर एक स्थिति पैदा हो गई थी कि भारतीय संविधान जो है एक्चुअल में उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई और उसे इंडिया या इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। कमेंट ऐसा किया गया। हम देखते हैं जो 42nd अमेंडमेंट है उसमें इतना ज़्यादा चेंजिंग किया गया कि उस एक्ट को, जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। आगे हम देखते हैं सेकुलर वर्ड के बारे में कि सेकुलर शब्द संविधान में तो नहीं था, अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया। ये 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 1974 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। Although the words secular state were not expressly mentioned in the constitution, there can be no doubt that constitution maker wanted to establish such a state, and accordingly article 25 to 28 guaranteeing the fundamental right to freedom of religion have been included in the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि भले ही हमारे संविधान निर्माता संविधान में सेकुलर वर्ड, धर्मनिरपेक्ष शब्द को उन्होंने नहीं रखा है, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें कुछ आर्टिकल दिए गए, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये एक सेकुलर स्टेट की ही बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ही बात करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट के फॉर्म में दिए गए हैं। यानी फंडामेंटल राइट को एक्चुअल में स्क्रैप करना बहुत कठिन है, उसे स्क्रैप नहीं किया जा सकता है, आसानी से नहीं किया जा सकता है, और उसे अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया हो, ये ऐड नहीं किया गया है, लेकिन ये क्या है, मेंशन, उनका एक्सप्रेशन ऐसा हमें दिखता है, जिसे बाद में 1976 में अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ दिया गया। आगे हम देखें सेकुलर के लिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अगर हम बात करें
हमारे देश में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है, हमारे देश में जो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा है कि जो भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है उस सभी व्यक्ति को धर्म को मानने की, उसमें विश्वास रखने की, उसके जो है रिचुअल्स को, उसके धार्मिक प्रक्रियाओं को, क्रियाओं को मानने की और करने की कंप्लीट स्वतंत्रता दी जा रही है। लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने क्या कहा, स्टेट जो है सबको इक्वल स्टेटस देगा, यानी जो भी देश में नागरिक है उनका जो भी धर्म है उसको राष्ट्र द्वारा इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। किसी भी धर्म को हायरार्की नहीं बनाई जाएगी कि किस धर्म को हम अच्छा मानेंगे, किसे बुरा मानेंगे, किसे ऊंचा मानेंगे, किसे नीचा मानेंगे। संविधान का कहना ऐसा नहीं कह सकता है। लेकिन हम स्टेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसा एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, यूपीएससी ने कुछ सालों के अंतराल पर 2 क्वेश्चन पूछा है सेकुलरिज्म के बारे में, और उन्होंने सेकुलरिज्म की कंपैरिजन फ्रांस से पूछा है। यानी जो यूपीएससी का सिलेबस है इसमें एक टॉपिक है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशन को मिला करके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत और फ्रांस के सेकुलरिज्म में क्या अंतर है। बाद में उन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया इस साल भी सेकुलरिज्म के बारे में फ्रांस और भारत के। उनका मेन मानना यह है कि पश्चिम में जो फ्रांस में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि व्यक्ति कुछ भी करे धार्मिक क्रियाओं को, हम उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत में क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानने के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को हानि पहुंचाए, उसमें कोई इंटरफेरेंस करे, गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करे, तो स्टेट फ्री है, वो इंटरफेरेंस करेगा, वो वहाँ पर वो कुछ बोलेगा और उससे जो भी कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हैं उन्हें रोकेगा। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जबकि फ्रांस में क्या है, उन्हें लगता है कि धर्म और राष्ट्र अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए धर्म में हम किसी भी स्तर पर जा करके कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, भले ही 2 धर्म के व्यक्ति आपस में लड़ रहे हों धर्म के नाम पर। तो ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर देखते हैं फ्रांस में। लेकिन जब देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, कई लोग मर गए, तो फ्रांस को बाद में इंटरफेरेंस करना पड़ा। ये अंतर है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट का और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है अगर आवश्यक पड़ेगी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वहाँ स्टेट इंटरफेरेंस करेगा, अदरवाइज स्टेट को इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट को देखे तो वहाँ स्टेट कोई मतलब नहीं रखता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेकुलरिज्म इंडियन का जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जो कि सभी धर्मों को मानने के लिए, देश में सहिष्णुता बनाए रखने के लिए, एकता और शांति बनाए रखने के लिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को रखना आवश्यक है। अदरवाइज भारत एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन भी है और बहुत ज़्यादा लोग धार्मिक व्यक्ति भी हैं, हर धर्म के व्यक्ति यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, सिटीजन हैं। इसलिए इस पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को अपनाया जाना हमारे राष्ट्र के हित में है। अगर आगे देखें, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया प्रोफेसिंग न्यूमरस फेथ हैज बीन sought टू बी अचीव्ड बाय इंश्रेनिंग द आइडियल ऑफ सेकुलर स्टेट। जो हमारा कंट्री है ये सेकुलर स्टेट तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, देश में एक एकता की भावना होनी चाहिए और एक बंधुत्व की भी भावना होनी चाहिए। इस भावना के साथ ही पीपल क्या करेंगे, अपने अपने धर्म को मानेंगे, धर्म की प्रक्रियाओं को मानेंगे, उनमें जो है वो एक जो भी धार्मिक काम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को आइडियल धर्मनिरपेक्ष बनाने की प्रक्रिया में सहयोग देंगे। ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपने धर्म को तो माने लेकिन दूसरे के धर्म में कोई इंटरफेरेंस न करे, तभी ये संभव है। ऐसा ही हमारे संविधान की थीम है, ऐसी ही विचारधारा है, ऐसा ही उसका मोटो है, विजन है। आगे देखें सेकुलर स्टेट के क्या कहता है। सेकुलर स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया मीन्स दैट द स्टेट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली एंड डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। जैसा कि हमने अभी कहा, फ्रांस में वो स्टेट को धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि राष्ट्र और धर्म दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, जबकि भारत का कहना है कि राष्ट्र और धर्म अलग अलग नहीं हैं। हमारा राष्ट्र धर्म तो भले नहीं है पर हमारे नागरिकों का एक धर्म है। अगर नागरिकों के बीच सहिष्णुता को बनाए रखना है, भ्रातृत्व की भावना को बनाए रखना है, यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, तो स्टेट को जो है ये प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को कोई हानि न पहुंचाए।
लेकिन साथ ही साथ स्टेट किसी के फेवर में नहीं बात करेगा, स्टेट किसी भी धर्म का फेवर नहीं करेगा, और कोई भी जो स्टेट यानी प्रदेश के स्तर पर भी और राष्ट्र के स्तर पर भी कोई देश या स्टेट जो है अपना कोई राजधर्म राजकीय धर्म घोषित नहीं करेंगे, न किसी स्टेट के पक्ष में किसी धर्म के पक्ष में कोई काम करेंगे। तो ये है, लेकिन अगर किसी एक धर्म का नुकसान होता है, कोई उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो वहाँ पर स्टेट की जिम्मेदारी है उसकी प्रोटेक्शन करे, उसको इक्वल स्टेटस दिलाने में सहयोग करे। आगे देखें, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, ये सब, अफगानिस्तान, ये जो देश हैं, इन देशों में कुछ ऐसे देश हैं जो सेकुलर हैं हमारी तरह, और कुछ ऐसे हैं जिनका राष्ट्र धर्म है। जैसे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, श्रीलंका बौद्धिस्ट कंट्री है, भूटान बौद्धिस्ट कंट्री है, म्यांमार बौद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन नेपाल वो पहले हिंदू राष्ट्र था लेकिन प्रेजेंट टाइम में सेकुलर है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। तो कुछ हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं डेमोक्रेसी वहाँ भी है, जैसे श्रीलंका में डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, और ये भूटान ऐसा देश है जहाँ पर मोनार्की है, मतलब मोनार्की हो और रिपब्लिक नहीं, मोनार्कियल डेमोक्रेटिक है, जैसे ब्रिटेन का मॉडल है, यानी वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक है। ये जो कंट्री हैं हमारे पड़ोसी डेमोक्रेटिक तो हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, स्टेट रिलीजन भी कुछ लोगों के पास है, लेकिन चाइना उसका अपना स्टेट रिलीजन घोषित नहीं करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ ताओ धर्म, माओ धर्म की प्रभुत्ता बनी रहती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो अपना एक सेकुलर स्टेट नहीं है, उनका कोई राष्ट्र धर्म है। अगर हम देखें कि भारत को एक सेकुलर कंट्री होने की आवश्यकता क्यों थी, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ इसने ये डिसाइड किया कि हम एक सेकुलर कंट्री बनेंगे, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश बनेंगे। ऐसा क्यों? हम जानते हैं हमारे देश में जब आज़ादी मिली थी तो उस समय 37 करोड़ आबादी थी, लेकिन उस समय भी हमारे देश में हर धर्म के व्यक्ति रहते हैं। जैसे अगर हम देखें पारसी जो हैं प्रेजेंट टाइम में, केवल भारत में प्रेजेंट टाइम में, वो एक्चुअल में ईरान से जरथुस्त्र जो है एक व्यक्ति थे जिन्होंने पारसी धर्म चलाया था, वही उसके जो है कह सकते हैं उन्होंने धर्म की शुरुआत की थी। लेकिन आज कोई पारसी ईरान में नहीं रहता है, सभी लोग भारत में हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें भगा दिया गया, जो रहे वो धर्म परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से भारत में विदेशों से मुस्लिम आए, यहाँ पर हिंदू थे, फिर यहाँ पर बौद्ध और जैन, सिख, ये जो है धर्म यहीं से उत्पन्न हुए। पारसी विदेश से आए, मुस्लिम विदेश से आए, क्रिश्चियन विदेश से आए, जीव या यहूदी विदेश से आए। तो ये जो इतने लोग भारत में आए और यहाँ पर भी नया धर्म उत्पन्न हुआ, तो हमारा देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई, हमारा देश कम्प्लीटली हेट्रोजीनियस सोसाइटी बन गया। हेट्रोजीनियस सोसाइटी में तो आप किसी भी जगह चले जाएंगे, कोई ऐसा जिला नहीं मिलेगा जहाँ पर लगभग अधिकांश धर्म, कुछ जिले तो ऐसे होंगे जहाँ पर शायद सभी धर्म मिल जाएं, और जो छोटे जिले होंगे उनमें भी कई धर्म के लोग जरूर मिलेंगे। इससे हमारा देश एक होमोजेनियस कंट्री या होमोजेनियस सोसाइटी न होकर के हेट्रोजेनियस हो गया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे देश में सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए। द आइडिया ऑफ इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट हैज बीन चैलेंज्ड बाय द स्टेट लाइक पाकिस्तान। लेकिन दुष्टों का काम ही है अड़ंगा लगाना, आरोप लगाना। तो पाकिस्तान जो है भारत को कहता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं है, जबकि उसने स्वयं अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है। वहाँ पर हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित किया। फिर भी भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। तो और साथ ही साथ ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअल में टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसका एक प्रोपेगेंडा है, तो इंटरनेशनल मंच पर अपने आप को छिपाने के लिए ऐसा करता है। हम देखें हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस तरीके से दिए हैं, जैसे कि हमने कहा 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड भले ही मेंशन नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं भले नहीं लिखा है, लेकिन इसकी इंटेंशन, इसकी भावना ऐसी है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हमारे संविधान में है जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष है, एक रिलीजन इसका नहीं है, एक ये
एक सेकुलर कंट्री है। तो इंडियन स्टेट हैज नो रिलीजन। तो भारत ने अपने संविधान में ही कह रखा है कि भारत का राष्ट्र धर्म कुछ नहीं होगा, ये भारत के सभी नागरिक जहाँ कहीं भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। वो कहीं भी एक राष्ट्र के रूप में धार्मिक व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ एक नागरिक कहलाएंगे। ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। कानून की बात करें तो भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब है यहाँ पर हायरार्की बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट हैं। ठीक है, हायरार्की बनाई गई है। इस हायरार्की के अकॉर्डिंग हमारे देश में शासन व्यवस्था जो जुडिशरी अपनी न्यायपालिका की व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को देखती है। अगर हम देखें यहाँ पर कानून के समक्ष किसी को किसी भी तरीके से कोई धार्मिक रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति अगर कहीं जाता है कोर्ट में, उससे उसके धर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, बल्कि उसके एक नागरिक होने के नाते सिर्फ काम उसका होता है। अगर हम देखें भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, 14, 15, 27, ये जो है प्योरली कोई भी व्यक्ति अगर इन आर्टिकल को पढ़ता है, इन अनुच्छेद को देखता है, तो उसे साफ पता चलेगा एक सेकुलर। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। ये कुछ वर्ड ऐसे ले रखे गए हैं संविधान में जो ये बताते हैं कि व्यक्ति एकदम समान है, उसके लिए धार्मिक महत्व नहीं है। यानी संविधान के लिए कोई धार्मिक महत्व, व्यक्ति का धार्मिक महत्व नहीं है। हम 15 के देखें, यहाँ भी इक्वलिटी दिया गया, किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव धर्म के नाम पर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक टैक्स जो पहले भारत में हिंदुओं के ऊपर और बौद्ध के ऊपर, जैन के ऊपर, सिख के ऊपर धार्मिक टैक्स, मुस्लिम जो है जजिया कर लगाते थे, तो जजिया कर जैसी सिस्टम भारत में नहीं होगी या कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा धार्मिक रूप से। ये जो है बताता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी भारत में धर्म ही नहीं है, रेस के आधार पर भी या जाति के नाम पर, सेक्स के नाम पर, या उसका जन्म कहाँ पर हुआ, भारत के किस प्रांत में, किस जिले में, किस जगह पर उसका जन्म हुआ है, इस आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो इस राज्य का है तो वो सुपीरियर है या बड़ा है या उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, या कोई दूसरे राज्य का है उसके राज्य के विपरीत अलग किसी राज्य का है तो उसके ऊपर कोई भेदभाव का आरोप लगाया जाए, उसके साथ कोई खराब व्यवहार किया जाए, उसके साथ किसी ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाए जो संविधान के अकॉर्डिंग जो है अक्षम्य है, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। अफर्मेटिव एक्शन इज अलाउड बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ओनली। तो अफर्मेटिव एक्शन लिए जाएंगे लेकिन सिर्फ रिलीजन के बेस पर नहीं लिए जाएंगे, और भी सारे कानूनी पक्ष को देखे जाएंगे। आगे देखें, फंडामेंटल राइट मेंशन्ड आर्टिकल 25 to 28 guarantee to all individual the freedom of profess, practice and propagate their religion and assure strict impartiality on the part of the state and its institution towards all religion। तो सभी धर्मों के लिए क्या कहा गया है कि सभी धर्मों के लिए 25 से 28 जो आर्टिकल दिए गए हैं उनमें उनको धर्म को मानने की, उसकी प्रक्रियाओं को करने की, उसके रिचुअल्स को, प्रैक्टिस को करने की, और उससे साथ साथ प्रोपगेट, प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और किसी भी तरीके की कोई इम्पार्शियलिटी नहीं किया जाए, उसमें पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा, इम्पार्शियल रूप से किया जाना चाहिए। रिलीजन इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आड़ लग सकता है कि रिलीजन जो है स्टेट का सबऑर्डिनेट है। अभी हमने कहा कि स्टेट और रिलीजन का कोई जो है रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने पहले देखा कि जो रिलेशन नहीं है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और वो फ्रांस या यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री का कॉन्सेप्ट है। हमारे इसमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है आवश्यकता पड़ने पर स्टेट उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है। इसका यही मतलब है कि स्टेट जो है रिलीजन का कोई, स्टेट के ऊपर रिलीजन का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो स्टेट जो है रिलीजन को कंट्रोल करेगा। क्या कहते हैं? स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन
रिलीजियस अफेयर फॉर द पर्पज ऑफ सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म के लिए स्टेट जो है इंटरफेरेंस कर सकता है। जैसे अभी भारत में कुछ समय पहले ट्रिपल तलाक को हटा दिया गया है, और अभी एक सबरीमाला का जो है मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन फिर से वो पेंडिंग है, उसमें रीअपील कर दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं जहां पर ये चीज़ें सामने आई हैं कि कोई धर्म की प्रक्रिया ऐसी है जो किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है, या किसी को उससे मुख्य धारा से हटा देती है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं की जा सकती है। इस मामले में स्टेट जो है इंटरफेरेंस कर सकता है। इंटरफेरेंस कैसे कर सकता है? स्टेट पार्लियामेंट में या अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून बनाएगा, तो पार्लियामेंट कानून बनाता है और उस विशेष प्रक्रिया को जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, समाज में असमानता पैदा कर रहे हैं, अशांति ला रहे हैं, उन्हें हटा देगा और उन्हें क्राइम की तरह घोषित कर देगा कि अब कोई ऐसा करेगा तो क्राइम है। यानी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, या समाज के लिए हानिकारक हो, या दूसरे धर्म के व्यक्ति को हानिकारक हो, तो उससे हम एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी आर्टिकल 25 के माध्यम से कि अगर कोई भी ऐसा कृत्य है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, सामाजिक जो है भेदभाव को बढ़ाता है, या समाज में समरसता को घटाता है, या अशांति फैलाए, या किसी व्यक्ति को राज्य के ऊपर ही खतरा आ जाए, ऐसा कृत्य धर्म का अंग नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर भी हो सकता है, कोई चीज़ साइंटिफिक ना हो और उसको फिर भी प्रोपगेट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है उससे हम सोशल रिफॉर्म के माध्यम से हटा सकते हैं, या हम उसको हटा देंगे इसलिए वो सोसाइटी के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। यानी रिलीजन की स्वतंत्रता तो है, परंतु उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कोर्ट लगा सकता है, या स्टेट जो है कानून बना करके उससे सुधार कर सकती है। आगे देखें, स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म इमर्जिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हमारे देश में जो ये स्पेशल फीचर आया है, जैसा कि हमने कहा पश्चिम का अलग है, भारत का अलग है, ये एक्चुअल में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों? भारत में जब विदेशों से दूसरे धर्म के लोग आए, जैसे मुस्लिम आए, फिर क्रिश्चियन आए, यहूदी आए, पारसी आए, तो ये जो धर्म के लोग भारत में आए इनकी संख्या कम थी। साथ ही साथ भारत में जो नए धर्म बने, बौद्ध, जैन, सिख, ये धर्म के बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या तो एक समय बहुत ज़्यादा थी, लगभग उत्तर भारत संपूर्ण उसमें मानना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में बुद्ध की मृत्यु होने के बाद फिर से लोग हिंदू धर्म, एक्चुअली हिंदू धर्म को लोग प्रैक्टिस बंद नहीं किए थे, बौद्ध धर्म को भी मान रहे थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म फिर से कम हो गया और अब बौद्ध धर्म भारत में बिल्कुल गिने चुने बचे हैं। तो ये लोग एक्चुअल में संख्या कम हो गई, तो इसे माइनॉरिटी कहा गया है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, एक विवादित मैटर है। संविधान निर्माताओं ने कहीं माइनॉरिटी शब्द यूज नहीं किया है, और ये स्टेट को पावर दी गई है पार्लियामेंट के माध्यम से या अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को यानी उसके धर्म को माइनॉरिटी अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है। और ये ऐसा ही चल रहा है, यानी ऐसा संविधान में नहीं है, एक बहुत डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रहा है इसमें देश में कि एक्चुअली माइनॉरिटी है कौन, उसकी कोई डिफिनीशन नहीं है। किसी ने भी, जैसे भस्मासुर वाला मॉडल है कि कोई व्यक्ति किसी के हाथ पर रख दिया, कहा आज से तुम माइनॉरिटी हो, तो माइनॉरिटी हो गया। जैसे भस्मासुर किसी के हाथ पर, सर पर हाथ रखता तो भस्म हो जाता, उसी तरीके से अगर किसी सरकार ने किसी भी धर्म के ऊपर हाथ रख दिया और कहा आज से तुम माइनॉरिटी हो, तो धर्म माइनॉरिटी हो गया। उसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, न कोई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, न नोटिफिकेशन में कोई स्पेसिफिक रीजन देने की आवश्यकता है। ये थोड़ा बहुत बड़ा जो है ड्रास्टिक कंडीशन है, हम कह सकते हैं थोड़ी सी कमियां हमारे देश में, इसे हम मान सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारे जो है सेकुलर या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जो कीवर्ड है प्रियम्बल के, उसमें एक डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक पर पिछले ही 20 या 2021 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। अगले वीडियो हम क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे इस टॉपिक को कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। इस चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।